षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम परिभाषाओं पर विचार कर रहे हैं कि परिभाषाएं किस प्रकार विधि सूत्रों के अर्थों को प्रकाशित करती हैं। अब हम इको गुण वृद्धि इस परिभाषा के अर्थ का विचार करते हैं। ये सूत्र प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का है। वृद्धिरादैच अदेन गुण इको गुण वृद्धि, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का ये तीसरा सूत्र है। यहाँ वृद्धिरादैच में वृद्धि शब्द है और अदेन गुण में गुण शब्द है। उसके बाद भी सूत्र में गुण वृद्धि शब्द कहे गए हैं। ये इसलिए कहे गए हैं कि आगे जो विधि सूत्र आएंगे अष्टाध्यायी में, जो गुण करेंगे, वृद्धि करेंगे, उन सूत्रों के लिए कहा जा रहा है कि गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। आगे जो सूत्र आएंगे, कोई गुण करेगा, कोई वृद्धि करेगा, उन सूत्रों में जहाँ गुण वृद्धि शब्द का उच्चारण करके गुण वृद्धि किए जाएंगे, गुणो भवति वृद्धिर्भवति, इस प्रकार गुण और वृद्धि शब्दों का उच्चारण करके जब सूत्र में गुण वृद्धि का विधान होगा, उन सूत्रों में इकः ये षष्ठ्यंत पद जाकर के उपस्थित हो जाएगा। इकः पद जो गुण वृद्धि करने वाले सूत्रों में जाकर उपस्थित होगा, ये गुण वृद्धि का स्थानीय बन जाएगा। तो देखिए, इसका उदाहरण देखते हैं इको गुण वृद्धि का। तो अंगाधिकार में सूत्र है मिरेर गुण, ये 7वें अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है 7-3-82। ये गुण करने वाला सूत्र है। ये गुण के प्रकरण का पहला सूत्र है। ये 2 पद का सूत्र है मिदेह और गुण। अब इसका अर्थ कैसे करें? तो हमने 3 साधन तो अर्थ करने के जान लिए हैं: अधिकार, अनुवृत्ति और क्रिया का अध्याहार। तो ये जो सूत्र है मिदेर गुण, ये अंगस्य के अधिकार में बैठा है। तो अंगस्य पद तो अधिकार से आ गया, और इसके ऊपर सूत्र है शिवुक्लम या चमाम शिति। यहाँ से शिति आ जाएगा अनुवृत्ति से, और भवति आ जाएगा अध्याहार से। तो मिदेह अंगस्य गुणो भवति शिति, या गुणस्यात् शिति, भवति अथवा अस्ति का अध्याहार कर लेंगे। तो मिदेह अंगस्य गुणो भवति शिति, इतना तो मिल गया हमको। 3 पद इसके पास आ गए। अंगस्य अधिकार से आया, शिति अनुवृत्ति से आया, और भवति क्रिया के अध्याहार से आया। अब अभी भी अर्थ की स्पष्टता नहीं हुई। अभी नहीं जाने कि मिद धातु रूप जो अंग, तो मिद बन गया अंग का विशेषण। मिद धातु रूप जो अंग, उसका गुण होता है शित प्रत्यय परे होने पर। तो मिद में तो 3 अक्षर हैं, इसमें से किसको गुण कर दें? मकार को करें कि इकार को करें कि दकार को करें? संदेह तो बन ही रहा ना। तो परिभाषा कहती है गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यंतम पदम प्रतिष्ठिते। जहाँ जहाँ गुण वृद्धि शब्द के द्वारा गुण वृद्धि का विधान किया जाता है, गुणो भवति वृद्धिर्भवति ऐसे कहकर जहाँ गुण वृद्धि का विधान किया जाता है, वहाँ इकः षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाता है। तो मिरेर गुण में गुण पद कहा जा रहा है, और गुण कह करके गुण का विधान किया जा रहा है। तो यहाँ इकः षष्ठ्यंत पद आकर के पहुँच जाएगा। जब इकः आके पहुँच गया तो अंगस्य षष्ठ्यंत था, मिदेह षष्ठ्यंत था, वहीं जाकर जुड़ गया इकः। तो मिदेह अंगस्य इकः। अब ये 3 षष्ठ्यंत हो गए, 3 षष्ठी हमारे पास उपस्थित हो गई। तो इनका क्या अर्थ हम करेंगे? तो मिदेह अंगस्य, मिद धातु रूप जो अंग, उसका जो इक, उस अंग का जो इक, तो अंगस्य में जो षष्ठी है, ये तो साफ साफ दिख रही है कि इसका संबंध इका के साथ है। एक संबंधी अंग है और दूसरा संबंधी इक है, तो इनके बीच में कौन सा संबंध है?
इनके बीच में संबंध है अवयव अवयवी भाव संबंध। अंग का अवयव जो इक, मित धातु रूप जो अंग, उसका अवयव जो इक। तो अंगस्य में जो षष्ठी है, जो तो अवयव षष्ठी हो गई, क्योंकि उसका संबंधी हमको आगे एक दिखाई पड़ रहा है। तो मित धातु रूप जो अंग, उसका अवयव जो इक। अब इका में जो षष्ठी बैठी है, इसके आगे इसका कोई संबंध ही नहीं है। ऐसी षष्ठी जिसका आगे कोई संबंधी नहीं दिखता, ऐसी अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी को हमने पढ़ा है कि स्थानीय योगा बुद्ध्या। ऐसी षष्ठी अनिर्धारित संबंध विशेषा जो षष्ठी होती है वो स्थान षष्ठी होती है। उसका अर्थ होता है स्थानीय, के स्थान पर। तो इका में जो षष्ठी है, इसका अर्थ हुआ इक के स्थान पर। अब देखिए पूरा अर्थ बन गया। मित धातु रूप जो अंग, उसका अवयव जो इक, उसके स्थान पर गुण होता है शित प्रत्यय परे होने पर। दो पद का सूत्र था, अब कितने पद हो गए? मिदेह अंगस्य इकः स्थाने गुणो भवति शिति, 7 पद हो गए। 2 पद का सूत्र था और वहीं बैठे बैठे 7 पद का हो गया। शिति आ गया नृत्य से, अंगस्य आ गया अधिकार से, इकः आ गया परिभाषा से, और भवति आ गया अध्याहार से, और स्थानीय आ गया षष्ठी स्थानीय योगा से। 2 परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा आई इको गुण वृद्धि, उसने का पद दिया, और षष्ठी स्थानीय योगा ने स्थानीय कह दिया। तो 7 पद का ये वाक्य बन गया पूरा, और उसने वहीं बैठे बैठे अपने अर्थ को प्रकाशित कर दिया। इसी गुणापद की अनुवृत्ति लेकर के आगे सूत्र आता है सार्वधातुक आर्धातुक योहो। ये सार्वधातुक आर्धातुक योह जो पद है, ये सप्तमी द्विवचन का पद है, ये पर सप्तमी है। सार्वधातुक आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर, इतना ही अर्थ है सूत्र का। सार्वधातुक आर्धातुक योह करते हैं सार्वधातुक आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर, इतना ही अर्थ है। अब इस सूत्र का समग्र अर्थ कैसे बनेगा? तो मिदेर गुणा से आएगा गुणा, अध्याहार से आएगा भवति, और अधिकार से आएगा अंगस्य, और परिभाषा से आएगा इकः, और षष्ठी स्थानीय योगा से आ जाएगा स्थानीय। तब देखिए इतने पद आ गए। अब यहाँ जो इका पद है, ये अंगस्य का विशेषण बन गया। इका पद अंगस्य का विशेषण बन गया, क्योंकि इका षष्ठ्यंत है, अंगस्य षष्ठ्यंत है, दोनों समानाधिकरण हैं, तो इनमें विशेषण विशेष्य भाव हो गया। तो इका अंगस्य, तो इका बन गया विशेषण। और येन विधि तदंतस्य ने कहा कि विशेषणम तदंतस्य संज्ञा स्यात्। तो जो परिभाषा से इका पद हमको प्राप्त हुआ, वो यहाँ आकर के अंगस्य का विशेषण बन गया, और विशेषण होने से तदंत विधि हुई, विशेषणत्वात् तदंत विधि। तो इका का अर्थ हो गया इगंतस्य, इका षष्ठ्यंत है, तो तदंत विधि होने से इसका अर्थ हो गया इगंतस्य। तो इगंतस्य अंगस्य, अंगस्य में जो षष्ठी है वहाँ षष्ठी स्थानीय योग आ गया। तो इसने कहा इगंतस्य अंगस्य स्थाने गुणो भवति, इगंत अंग के स्थान पर गुण होता है सार्वधातुक आधातुक प्रत्यय परे होने पर। तो ये पूरा निवृत्त होने लगेगा। नी भू री, इन तीनों को हटा करके यहाँ पर गुण आदेश होने लगेगा। तो पुनः एक परिभाषा आएगी अलोन्त्यस्य। षष्ठी के निर्देश से जो कार्य कहा जाता है वो अंत्य अल के स्थान पर होता है, पूरे के स्थान पर नहीं होता। तो पूरे नी को हटा करके गुण नहीं होगा, पूरे भू इस अंग को हटा करके गुण नहीं होगा, और पूरे री इस अंग को हटाकर गुण नहीं होगा। अंगस्य में षष्ठी है। इगंतस्य अंगस्य, और षष्ठी स्थानीय योगा से स्थानीय आया, स्थाने गुणो भवति, इगंत अंग के स्थान पर गुण होता है। तो इगंत अंग है नी, एक के स्थान पर गुण नहीं कह रहा है, इगंतस्य अंगस्य स्थानीय गुण भवति, इगंत अंग के स्थान पर गुण होता है। तो पूरा जो इगंत अंग है नी भू री, इनके स्थान पर जब गुण प्राप्त होने लगा तो परिभाषा आई अलोन्त्यस्य। षष्ठी के निर्देश से जो कार्य कहा जाता है वो अंतिम अल के स्थान पर होता है, पूरे के स्थान पर नहीं होता। तो नी में जो ई है, नी ये है इगंत अंग, इसके ई के स्थान पर गुण होगा ए। भू ये है इगंत अंग,
इसके ऊ के स्थान पर गुण होगा भो, और री है इगंत अंग, इसके री के स्थान पर गुण होगा अर। तो नयति भवति हरति, ये प्रयोग निष्पन्न होंगे। तो परिभाषाओं के सहाय से, परिभाषाओं की सहायता से विधि सूत्र अपने समग्र अर्थ को प्रकाशित कर देते हैं, अपनी जगह पर बैठे बैठे प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार मृजेर वृद्धि, सूत्र कहता है मृज धातु को वृद्धि होती है, मृजे में षष्ठी है, और वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान किया जा रहा है। अंगस्य का अधिकार है, ये भी अंगाधिकार का सूत्र है। तो यहाँ भी अंगस्य आ गया, और जब अंगस्य आया और मृजय में वृद्धि तो कही गई और वृद्धि का स्थान ही नहीं बताया गया, तो वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि कही गई है, तो इको गुण वृद्धि से इकः पद आ गया। तो मृजे अंगस्य इकः स्थाने वृद्धिर्भवति, मृजे अंगस्य इकः स्थाने वृद्धिर्भवति। तो यहाँ अंगस्य इकः जब कहते हैं तो अंगस्य में जो षष्ठी है अवयव षष्ठी हो जाती है। इका में षष्ठी है, स्थान षष्ठी है, और अंगस्य में षष्ठी है, अवयव षष्ठी है। तो मृज धातु रूप जो अंग, उसका अवयव जो इक, उसके स्थान पर वृद्धि होती है। तो मृज को अब ढूंढना नहीं पड़ा, उस मृज के भीतर जहाँ इक दिखाई पड़ा रिकार, उसको वृद्धि कर देगा। तो मार्ष्टी, मार्क्षी, मार्जमी, मार्जानी, मार्जाम, मार्जाम, यहाँ वृद्धि इक के स्थान पर होगी। सबको छोड़ करके ठीक लक्ष्य तक पहुंचा देती है परिभाषाएं। तो गुण वृद्धि संज्ञाएं हैं। तो सूत्र कहता है जहां जहां गुण वृद्धि शब्द के द्वारा गुण वृद्धि कहे जाएंगे वहीं हो ये परिभाषा एका पद देगी, और जहां गुण वृद्धि शब्द के द्वारा गुण वृद्धि नहीं कहे जाए, गुण वृद्धि तो होंगे किंतु गुण वृद्धि शब्द के द्वारा नहीं होंगे, उनके द्वारा नहीं कहे जाएंगे, वहां ये परिभाषा एका पद को नहीं देगी, षष्ठ्यंत पद को। तो ऐसा क्यों करेगी परिभाषा, ऐसा क्या कारण है? तो इसका कारण है कि इस इको गुण वृद्धि सूत्र के पहले वृद्धि राधई चरे गुणा सूत्र है, वहां से गुण वृद्धि शब्दों की अनुवृत्ति की जा सकती थी, किंतु सूत्र ने अनुवृत्ति नहीं की। सूत्र में गुण वृद्धि शब्दों के रहते हुए पुनः गुण वृद्धि शब्द जो कहे गए हैं, इनके कारण, इनके सामर्थ्य से ये परिभाषा वही उपस्थित होगी जहां गुण वृद्धि शब्द के द्वारा गुण वृद्धि कहे जाएंगे। तो ये परिभाषा सिच वृद्धि परस्मय पदेश में उपस्थित होगी, मिदेर गुणा में उपस्थित होगी। मिदेर गुणा की अनुवृत्ति जिन जिन सूत्रों में सोने के लिए, ये अंतरंग है ना, पढ़ना बहिरंग है। और बुखार आ गया, ज्वर आ गया तो आराम कर लेना, वो अंतरंग है, पहले वही करना पड़ेगा। बहिरंग को छोड़ करके अंतरंग कार्य करना पड़ता है। तो जैसे हम अपने शरीर के अंतरंग कार्यों के प्रति बाहर के कार्यों को असिद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं, उसी प्रकार शास्त्र में भी हमको अंतरंग बहिरंग को पहचानना पड़ता है। और अंतरंग बहिरंग को पहचानने के बहुत सारे उपाय हैं। बाद बीज प्रकरण है, परिभाषेन्दु में, उसमें ढेर सारा प्रपंच बताया है। तो हम थोड़े एक दो बातें बता देते हैं कि अब जैसे कोई काम हम करते हैं जिसको करने में थोड़ा थोड़ा साधन चाहिए, जिसको करने में बड़ा प्रपंच चाहिए, रोक देते हैं। रोज हम दाल भात बना लेते हैं, दाल भात बनाते हैं ना, दाल बनाई, दाल में पानी डाला, चढ़ा दिया, दाल बन गई। अगर आपको कढ़ी बनाना है तो आपको ढेर सारा प्रपंच चाहिए। तो रोज सवेरे बनाते हो क्या, और में बनाते हैं, कभी कभी बनाते हैं। तो जिसको करने के लिए थोड़ी सामग्री चाहिए वो अंतरंग है, जिसको करने के लिए बहुत सामग्री चाहिए बहिरंग है। अल्पापेक्षम अंतरंगम और बहुपेक्षम बहिरंग, जिसको बहुत सारा प्रपंच चाहिए करने के लिए बहिरंग है। तो अंतरंग को करिए, बहिरंग को छोड़ दीजिए। अपर निमित्तकम अंतरंगम और पर निमित्तकम बहिरंगम, ऐसा कार्य जिसको करने के लिए बहुत सारे निमित्त चाहिए, कार्य ऐसा जिसको करने के लिए 1 2 3 4 निमित्त चाहिए, एक कार्य ऐसा जिसको करने के लिए एक ही निमित्त चाहिए। तो जिसको कम सामग्री चाहिए कार्य करने के लिए वो अंतरंग है, जिसको ज्यादा प्रपंच चाहिए बहिरंग है। तो देखिए, गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र एका इति षष्ठ्यंतम पद प्रतिष्ठिते, जहाँ गुणों भवति वृद्धिर्भवति शब्द के द्वारा गुण वृद्धि कहे जाए और उनका स्थानीय न बताया जाए, वहाँ एका पद उपस्थित होता है। इसलिए हमें यहाँ भ्रांति नहीं करना चाहिए कि आद गुणा में भी गुण शब्द के द्वारा गुण कहा जा रहा है और वृद्धि रेचि में वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि कही जा रही है। यहाँ परिभाषा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
क्योंकि वहाँ इनका स्थानीय निर्दिष्ट है, एक का पूर्व प्रयोग के अधिकार में ही आ रहे हैं दोनों सूत्र, तो इनका स्थानीय पूर्व पर है, इसलिए वहाँ उनको एका पद की आवश्यकता नहीं है। इन सूत्रों में मिदेर गुणा मृजय वृद्धि इत्यादि में एका पद की इसलिए आवश्यकता है कि गुणो भवति वृद्धिर्भवति तो कह रहे हैं सूत्र, और कस्य गुणो भवति कस्य वृद्धिर्भवति ये नहीं कह रहे हैं, किसको गुण हो किसको वृद्धि हो नहीं कह रहे हैं। तो सूत्र कहें कि गुण होता है वृद्धि होती है, और ये न बताएं कि किसको गुण होता है किसको वृद्धि होती है, वहाँ स्थानीय बन के ये एका पद उपस्थित होता है। इस बात को हम ध्यान रखें और इन सूत्रों का विधि सूत्रों का अर्थ हम करें। तो आज के व्याख्यान में बेटा बताइए।